के आगाज में सैमुअल एक बग्गी में मौजूद होता है। वो कहता है कि खलील खालिद का नाम इसमें जरूर होगा। मैंने राहब गबॉन के साथ बदतमीजी की। हानो उसके सामने बैठी होती है। सैमुअल मजीद कहता है कि मैं दोबारा कारकुनों के नाम क्यों नहीं पूछ सकता। हानो कहते कि अगर तुम एक सवाल भी और पूछते तो वो मर जाता। अब हम क्या करेंगे? सैमुअल कहता है कि हम इनका पीछा करेंगे हानो खातून, हम खलील खालिद से ही पूछ लेंगे। इसके बाद वो बग्गी वाले को कहता है कि बग्गी चला दो। दूसरी तरफ सलीम ज़ैनब को लेकर खानदान के पास पहुंच चुके होते हैं। सलीम फिक्रमंद होते हैं और आते ही कहते हैं कि तुम गिर गई, तुम क्या कर रही थी, तुम्हें चोट क्या लगी है? खानदान कहती है कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ। सलीम मेहमद खातून से कहते हैं कि तुम कहाँ थी, खानदान खातून को तन्हा क्यों छोड़ा? वो कहते हैं कि मैं बाजार गई थी, मुझे माफ कर दें, मैं किचन में थी कि मुझे खानदान खातून ने खाना लाने का कहा। खानदान कहते कि मैं तो बस बैठना चाहती थी, शायद मैं फिसल गई, जब होश आया तो मैं फर्श पर थी। सलीम कहते हैं कि ठीक है, खुद को मत थकाओ, ज़ैनब अब तुम्हारा ख्याल रखेंगी। खानदान कहते हैं कि अगर आप डॉक्टर साहब को बुला लें तो बेहतर नहीं होगा क्या? सलीम कहते हैं कि वो मरीज को देखने के लिए गांव गया हुआ है। ज़ैनब कहती है कि अगर सूरत हाल तशवीशनाक हुई तो हम आपको डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। दूसरी तरफ तातार अपने साथियों के साथ घर पहुंच चुके होते हैं। तातार कहते हैं कि सैमुअल का यहाँ क्या काम है? खलील कहते हैं कि वाज़ेह तौर पर ये सैमुअल का कोई आम आदमी नहीं है, वो किसी आम माफिया से वाबस्ता नहीं है, वो यहाँ बड़ी अदायगियाँ करने के लिए आया है। तातार साहब, मैं उस लड़की की तफसीलात चाहता हूँ। तातार कहते हैं कि मैं आज तक किसी के लिए इतना हैरान नहीं हुआ, मैं उसकी तफसीलात जान लूंगा। उस्मान कहता है कि सैमुअल ने मेरी गर्दन से रस्सी निकाली, गारों ने मुझे मारना चाहा। खलील कहता है कि मैं ये जानना चाहूंगा कि उसने किस मकसद के लिए तुम्हें बचाया है। उस्मान कहता है कि वो हमारे जैसे ही चालें चलते हैं चाचा। खलील कहते हैं कि शुक्र है उस्मान, तुम ठीक हो। यहाँ से खतरनाक सीन का आगाज होता है। सैमुअल खलील खालिद का पीछा करते हुए उनके ठिकाने के पास मौजूद होता है। उसने बहुत से निकाबपोशों को जमा कर रखा होता है। वो अपने साथियों को कहता है कि अपनी लालटेनों को जला लो। वो सब अपनी लालटेन को जलाते हैं और काफी रोशनी पैदा कर लेते हैं। सैमुअल कहता है कि चलो खेल शुरू करते हैं। ये तादाद में 10-12 लोग होते हैं जिन्होंने निकाब किए होते हैं और उनके हाथों में पिस्तौलें होती हैं। घर के अंदर खलील कहता है कि हमारे पास 2 रास्ते हैं। फैक्ट्री में बगावत भड़काने के लिए, काम का बोझ बढ़ जाए तो मजदूर बागी हो जाएंगे। इतने में खलील देखते हैं कि बाहर कुछ रोशनी और आहट हुई है। वो जल्दी से तातार और उस्मान को कहते हैं कि तमाम लालटेन बंद कर दो। ये लोग तमाम लालटेन को बंद करके पिस्तौलें उठा लेते हैं। खलील कहते हैं कि रात की रोशनी चांद और बुराई साथ लाती है, ये बुराई साथ लाए हैं। जब तक वो पिस्तौल न चलाएं तुम भी मत चलाना। उस्मान, तुम पिछली तरफ से ख्याल रखो। तातार, तुम मेरे साथ आओ। इसके बाद खलील और तातार घर से निकलकर एक रेहड़ी के पीछे छुप जाते हैं। उस्मान भी निकलकर घर की दूसरी तरफ से पीछे छुप जाता है। वो देखते हैं कि सामने से लालटेन की रोशनी आ रही है। उस्मान बिस्मिल्लाह पढ़कर लालटेन वाली तरफ फायर कर देता है। खलील कहते हैं कि उस्मान, मैंने तुम्हें कहा था कि गोली मत चलाना। यहाँ उस्मान गलती कर चुका होता है। हमला आवर बहुत फुर्तीले और सलाहियत वाले होते हैं। वो कलाबाजियां खाते हुए एक दूसरे से पोजीशन संभाल रहे होते हैं। वो जैसे कलाबाजियां खाते हैं और फायरिंग करते हैं तो खलील कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छे निशानाबाज लग रहे हैं। तातार कहते हैं कि हम इन्हें कैसे मारेंगे, ये तो रुक भी नहीं रहे। और ये इनके पास जो लालटेन है ये किस तरह की है खलील खालिद साहब? खलील कहते हैं कि इस लाइट का मतलब ये है कि जब ये लाइट करीब आए तो इस पर गोलियां चला दो। उस्मान ये सुनकर हमला आवरों पर गोलियां चला देता है, जिससे कुछ लोग मारे जाते हैं। वो लोग मुसलसल कलाबाजियां खा रहे होते हैं ताकि निशाना न बनाया जा सके। इसके बाद वो लोग अपनी लालटेन को बंद कर देते हैं, जिससे उनकी पहचान झाड़ियों में थोड़ी मुश्किल हो जाती है। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग चल रही होती है। खलील कहते हैं कि हम नहीं कर सकेंगे तातार साहब, वो बहुत ज्यादा है। हम जंगल की तरफ जाएंगे, बाईं तरफ से। उस्मान, तुम सामने डटे रहना। ये कहकर खलील खालिद भी फुर्ती से कलाबाजी खाते हुए झाड़ियों में चले जाते हैं। वो एक कीड़े की तरह रेंगने लगते हैं और झाड़ियों में घुसते चले जाते हैं। खलील खालिद झाड़ियों से गुजरते हुए हमलावर के पांव के पास पहुंच जाते हैं और उसे फायर कर देते हैं। इसके बाद वो उसके हाथ से लालटेन को ले लेते हैं और कहते हैं कि ये तो इलेक्ट्रिक लालटेन है जिसकी लाइट बहुत तेज है। दूसरी तरफ तातार साहब एक हमला आवर पर पीछे से फायर कर देते हैं। तातार कहते हैं कि एक को तो हलाक कर दिया, लेकिन मेरे पास अब सिर्फ एक गोली है। हमलावर अभी भी बहुत तादाद में होते हैं। इतने में उनके पीछे से खलील खालिद उन्हीं का लिबास तब्दील करके लालटेन सामने लटका कर पहुंच जाते हैं और उन पर फायर खोल देते हैं।
वो समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ क्या हुआ। सबके सब मारे जा चुके होते हैं। इसके बाद दातार खलील के पास जाते हैं। खलील दिखाते हैं कि ये इलेक्ट्रिक लालटेन है, मैंने इसे पहली बार देखा है। इसके बाद उन्हें मजीद हमला आवरों की आहट सुनाई देती है। हमलावर एक दूसरे को कहते हैं कि आपको मना नहीं किया था कि लालटेन को मत जलाओ, हम इनके नजदीक हैं। हमला आवरों ने निकाब कर रखे होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन खलील खालिद ने उनके लिए भी जाल तैयार कर रखा होता है। वो उनके पीछे जाते हैं और सब पर फायर खोल देते हैं, जिससे वो सब कत्ल कर दिए जाते हैं। दूसरी तरफ उस्मान के पास दो हमला आवर पहुंचते हैं। उस्मान घर के पीछे छुपा होता है। जैसे ही वो सामने आते हैं, उस्मान उन्हें भी कत्ल कर देता है। इतने में खलील उसके पास पहुंच जाते हैं। उस्मान जोश में आकर अपनी गोलियां उन पर जाया करने लगता है। दातार साहब उसे रोक देते हैं कि बस करो, ये कत्ल हो चुके हैं। और वो खलील से कहते हैं कि रूस कितनी अजीब जगह है, हर लम्हा खतरा, चालें, खेल, ये क्या चल रहा है खलील साहब। खलील कहते हैं कि परेशान ना हो दातार, हम इसे कल तक खत्म कर देंगे। दूसरी तरफ सलीम के पास अब्दुल कादिर पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि सलीम भाई, क्या अम्मी जान भी आपके ताल्लुकात के बारे में जानती हैं जो आपके ज़ैनब के साथ है? सलीम कहते हैं कि तुम गलत सोच रहे हो, ज़ैनब नर्स और मेरे दरमियान तो कोई ताल्लुक है ही नहीं। अब्दुल कादिर कहते हैं कि तो फिर रात के वक्त इसके साथ बाहर जाने की क्या वजह है भाई? मैं इससे पहले भी आपको इकट्ठे देख चुका हूँ। सलीम कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता। अब्दुल कादिर कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई राज नहीं है। इतने में वहाँ सुल्तान और बीदार भी पहुँच जाते हैं। वो बाग में टहल रहे होते हैं और वो सलीम के पास पहुँच जाते हैं। सुल्तान अपने दोनों बेटों से पूछते हैं कि क्या मसला है बेटो? अब्दुल कादिर कहते हैं कि कुछ खास नहीं है बाबा। सुल्तान कहते हैं कि अगर कोई वजह नहीं है तो शर्म की क्या बात है, अगर आप बिना वजह यहाँ पर बहस कर रहे हैं। सलीम बोल पड़ते हैं और कहता है कि अब्दुल कादिर ने रात को मुझे घर से बाहर जाते हुए देख लिया। मैं ज़ैनब नर्स के साथ था, ये इसके बारे में मुझसे पूछ रहा था। बिदार कहते हैं कि ज़ैनब नर्स का क्या मामला है? सलीम कहते हैं कि मैंने कहा था कि ज़ैनब नर्स को मेरी मदद करें, एक निजी मामले में उन्हें मदद के लिए तलब किया था। सुल्तान कहते हैं कि वो निजी मामला क्या है बेटा? सलीम कहते हैं कि खानदान के साथ एक हादसा हुआ है, इसको जरूरत थी और देखभाल के लिए एक नर्स चाहिए थी। मैंने ज़ैनब से कहा कि इस मामले में मेरी मदद कर दें। बिदार कहते हैं कि वो ठीक तो है ना? सलीम कहते हैं कि वो ठीक है, इसका ऑपरेशन भी हुआ है, लेकिन अब वो देख नहीं सकती। मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता, इसके बावजूद के वो मेरी बीवी नहीं रही। सुल्तान फरमाते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक किया है बेटा। अब्दुल कादिर भी शर्मिंदा होता है और कहता है कि मैं इस बारे में नहीं जानता था भाई। सुल्तान फरमाते हैं कि अगर तुम हमारी बेटी को यहाँ ले आओ तो इसकी अच्छी देखभाल हो सकती है और तुम्हें रात को वहाँ जाना भी नहीं पड़ेगा। सलीम कहते हैं कि शुक्रिया, मैंने इसीलिए आपकी नर्स को बुलवा लिया था, आपके एतबार करने से मुझे सुकून मिलेगा। दूसरी तरफ बरतानवी सफारत खाने में एहलकार आकर बरतानवी सफीर को बताता है कि हमारा बादशाह रास्ते में है। वो तमाम सिफारत खानों के जरीदे चाहता है हिफाजती इक़दामात के लिए। सफीर कहता है कि तुम साफ बात करो, क्या कहना चाहते हो? वो कहता है कि तहसीन पाशा आपसे मुलाकात के ख्वाह हैं। बरतानवी सफीर कहता है कि उन्हें अंदर आने दो। तहसीन पाशा अंदर आते हैं और कहते हैं कि मिलकर अच्छा लगा। बरतानवी सफीर फोन की तरफ देखकर कहता है कि आइए दूसरी तरफ चलकर बात करते हैं। वो दोनों सिफारत खाने की दूसरी जानिब बैठ जाते हैं। सफीर कहता है कि हमने सुना है कि सुल्तान अब्दुल हमीद ने आपको आपके ओहदे से हटा दिया है। तहसीन कहते हैं कि ये आपका मसला नहीं है। सफीर कहता है कि मैं माजरत खा हूँ कि आप जैसा कामयाब सियासतदान इस मुश्किल सूरत हाल में है। मुझे तो हैरत हो रही है कि आपको अफसोस नहीं है। तहसीन कहते हैं कि मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप मेरे बारे में कोई बात करते हैं या नहीं। सफीर कहता है कि मैं हर जगह ये कहता हूँ कि आप एक अच्छे सियासतदान हैं और रियासती मामलात में मामूली से मामूली बात पर भी आपकी गहरी नजर होती है। अंग्रेज आप जैसे सियासतदान को कभी भी खोना नहीं चाहेगा। अंग्रेज आपकी बहुत कदर करते हैं तहसीन पाशा, वो आप जैसे पाशा की अहमियत से वाकिफ है। तहसीन ये बातें सुनकर गहरी सोच में पड़ जाते हैं। सफीर मजीद कहता है कि इंग्लैंड में आप जैसे सियासतदानों की बहुत कदर है, उनकी बातें किताबों में लिखी जाती हैं। अगर आप चाहें तो लंदन यूनिवर्सिटी में आपके लिए जगह मुतय्यन की जा सकती है। अपना सियासी कीमती इल्म नौजवानों में बांट दें। अगर आप राजी हो तो आपको बहुत इज्जत मिलेगी। तहसीन कहते हैं कि आपने बात कर दी, लेकिन मैं माजरत चाहता हूँ। सच तो ये है कि मुझे अफसोस है। मुझे एहसास हुआ कि जब आपकी तारीफ की जाए तो अफसोस करना सही है। सफीर कहता है कि इंग्लैंड में आपको अहम ओहदे देने का वादा मैं करता हूँ।
हम आपके लिए एक पवेलियन, बहुत से मुलाजिम, खसूसी हैसियत और यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एजुकेशन में ओहदे का बंदोबस्त कर सकते हैं। तहसीन कहता है कि इसके लिए मुझे क्या करना होगा। सफीर कहता है कि आपको बस थोड़ी सी मालूमात हमें देना होगी, वो भी सिर्फ हिफाजती इकदाम के लिए। तहसीन कहता है कि कैसी मालूमात? सफीर कहता है कि ऐसी मालूमात जो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद हो। तहसीन पाशा सोचने के बाद कहता है कि अगर मैं आपको सुल्तान के हिंदुस्तान के दौरे के बारे में बताऊं तो कैसा रहेगा? वो हिंदुस्तान के मुसलमानों से मुलाकात करेंगे। सफीर जब ये सुनता है तो कहता है कि ये तो बहुत जबरदस्त मालूमात है। अंग्रेजों की सियासत में हिंदुस्तान दिल की हैसियत रखता है। मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे ये मालूमात आगे देना है, आपसे फिर बात होती है। सफीर ये कहते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है कि मैं टेंडर लेने के लिए वहाँ आऊंगा। तहसीन कहता है कि सफीर मैं इंग्लैंड जाने के लिए कब तैयार रहूं? सफीर कहता है कि वक्त आपकी मालूमात के मुताबिक और कीमत के मुताबिक होगा पाशा। नाज़रीन, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि ये एक सुल्तान की चाल नजर आती है जिससे अंग्रेज एक मर्तबा फिर बेवकूफ बनने वाले हैं। दूसरी तरफ मिस्टर नसीम शहनाज के साथ एक खाली दुकान में मौजूद होते हैं। शहनाज कहती है कि ये छोटी है लेकिन थोड़ी सी और बड़ी हो सकती है। सालों से ये पाया तख्त के बेहतरीन दर्जी यहाँ काम करते रहे हैं, इसी वजह से लोग इस जगह को जानते हैं। नसीम कहता है कि तो क्या हम लोग यहाँ आएंगे? शहनाज कहते है कि हाँ, जब वो पेरिस से आने वाले कपड़े और मॉडल देखेंगे तो इन्हें नहीं छोड़ेंगे। तलब बढ़ती जाएगी, हम और दुकानें खोल लेंगे। विक्टोरिया कहती है कि इस तरह तो हम बहुत से पैसे कमा लेंगे ना। शहनाज कहती है कि हम कभी नहीं हारेंगे, सिर्फ अब्दुल हमीद हारेगा। जब उसे एहसास होगा कि हम यूरोप से वबा लेकर पहुँचे, वो इसे फैशन समझता रहेगा और बहुत देर हो चुकी होगी। हम तमाम मुआशी निजाम और इखलाकी इकदार को जो पाया तख्त में तालीम देने की कोशिश करता रहेगा। उस्मानी सल्तनत से जाहिर है कि उनके ही खानदान के अरकान हार जाएंगे। नसीम कहता है कि ताहम जल्दी नहीं हो सकता ये, हम इन्हें थोड़ा मजा करने देंगे। शहनाज कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, वो पहले बहुत कुछ पाएंगे, वो इतना कमाएंगे कि होश उड़ जाएंगे। इतने में शाही बग्गी बाहर आती है। अब्दुल कादिर और नईम सुल्तान बग्गी से बाहर आते हैं। शहनाज शहजादे और शहजादी को खुशामदीद कहती है। अभी वो ये बातें कर रहे होते कि सनेहा सुल्तान भी बग्गी में जा रही होती है। वो ये सब मामला देख रही होती है। इसके बाद अब्दुल कादिर और नईम सुल्तान दुकान में दाखिल हो चुके होते हैं। दूसरी तरफ बरतानवी सफीर टेलीफोन की तार निकाल देता है और वो अपने मुलाजिम को कहता है कि टेलीग्राम लंदन रवाना करो, उन्हें बताओ कि अब्दुल हमीद हिंदुस्तान जा रहा है। ये कहकर वो दोबारा से टेलीफोन की तार लगा देता है।